हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु स्टडी। इस वीडियो में हम अलग अलग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यानी जो परीक्षाएं होते हैं उन परीक्षाओं में आने वाले 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा जो वीडियो है जैसे कि टेस्ट सीरीज होते हैं उनकी तरह है और ये भाग 1 है। और इसको हर कोई जो परीक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम जो जॉब पाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं हर किसी को इसको देखना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए। और जैसे कि ये हर कोई एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, जैसे कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या एपीएससी का हो या कोई भी पीएससीज हो या एसएससी बैंकिंग डिफेंस का एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई टेट हो या सेंट्रल टेट हो या एपीडीसीएल का हो या रेलवेज का हो और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद या लाभदायक होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें 10 सवाल ऐसे दिए गए हैं जिनका विवरण या जिनका स्पष्टीकरण भी साथ में आपको मिलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर एडु स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, पार्ट 1 का पहला सवाल। तो पहला सवाल अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो यहाँ पे लिखा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ अभियान के निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। तो यहाँ पे कुछ विवरण है, कुछ स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो उनको हमें विचार करना है, तो इनको पढ़ना है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति, पीपल्स एक्शन फॉर रूरल अवेयरनेस PRA और सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सहयोग से यौन शोषण के खिलाफ बच्चों के बीच हमारा सुरक्षा हमारा अधिकार नामक एक नया अभियान लॉन्च किया है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी सुरक्षा हमारा अधिकार अभियान मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 4 भारतीय राज्यों में, कर्नाटक यानी इनको लगा के 4 भारतीय राज्यों में, उनमें से 400 स्कूलों के 50,000 छात्र, माता पिता, शिक्षक और बच्चे अभियान इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, इसमें अभियान करेंगे नहीं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं यानी भाग लेने वाले हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास है। तो इन स्टेटमेंट में कौन सा कथन सत्य है इन 2 कथनों में से तो हमें बताना है। तो फर्स्ट में हमारा ऑप्शन पे है कि केवल 1 सही है, दूसरा वाला ऑप्शन है कि केवल 2 सही है और तीसरा वाले में बता रहे हैं कि 1 और दोनों सही है और जो 4th ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा आंसर सही है, यहाँ पे कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है वो है आंसर सी। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में है कि 7 अगस्त 2018 को बेंगलुरु ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का मुख्यालय यानी वो बेंगलुरु में है, ग्रामीण जागरूकता और सामाजिक शिक्षा संस्थान के लोगों के साथ बच्चों को बोलने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारा सुरक्षा हमारा अधिकार अभियान शुरू किया है। तो ये हाल ही का जो हमारा 17 अगस्त का 2018 का ये क्वेश्चन है और ये साथ में करंट अफेयर्स के अंदर है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका मुख्यालय कहाँ पे, तो आप लोगों को याद रखना है बेंगलुरु में है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला स्पष्टीकरण में लिखा है कि डर के बिना यौन दुर्व्यवहार की जो रिपोर्ट है उसको बच्चों को करना चाहिए, उनको ये सिखाया जाए। और अभियान का जो आदर्श यानी जिसको थीम कहते हैं वो है मानव अधिकारों के वैश्विक प्रतिवादी, ये थीम है उसका। तो आप लोगों को ये सारे याद रखने हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे जो सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मसलिन जिसको मसलिन भी कहा जाता है यानी मसलिन को मसलिन भी कहा जाता है, जो एक सूती कपड़े हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस नाम से मसलिन नाम बनाया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मसलिन नाम है वो मसलिन नाम कौन सा शहर के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है मसूल, सेकेंड पे है बी पे है ढाका एंड थर्ड में है कोलकाता एंड फोर्थ पे है यानी डी ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर यानी उत्तर पे
इस कपास के कपड़े का सामना करना पड़ा था। यानी उनको यूरोप के जो व्यापारी थे तो पूर्व ब्रिटिश समय में उनको इस कपड़े का सामना करना पड़ा था मसूल में, यहाँ पे मसूल लिखना चाहिए था। और वर्तमान की इराक के मसूल में, यानी यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक जुड़ता है। यानी यहाँ पे हमें बोलना है कि भारतीय इतिहास के पूर्व ब्रिटिश युग में यूरोपीय व्यापारियों के पहले इस कपास के कपड़े का सामना करना पड़ा वर्तमान की इराक के मसूल में। यानी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे जो मसूल है जिसके नाम से मसलिन जो कपड़ा है उसका नाम पड़ा है, वो कहाँ पे, इराक में है। और यहाँ पे लिखा है अरब व्यापारियों द्वारा भारत से लिया गया है। मतलब मसूल में ये जो कपड़े थे वो कपड़े अरब के जो व्यापारी थे वो भारत से ले जाया करते थे और वहाँ ले जाके वो बेचते थे। और वहाँ पे उन कपड़ों का सामना ब्रिटिशों ने किया जो भारत में आने से पहले, वो यानी वो पूर्व ब्रिटिश युग का बात हो रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट है, इसलिए उन्होंने सभी बारीक बुने हुए वस्त्रों को मुस्लिन के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। उन्होंने 17वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप में आयात किया गया था और बाद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में निर्मित किया गया था। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुस्लिन जो कपड़े हैं, वो जो भी कोई भी सूती के जो कपड़े होते थे, कॉटन के जो भी कपड़े होते थे, जो वस्त्र होते थे, वो अगर बारीकी से बुने हुए होते थे तो उनका नाम ही रख दिया मुस्लिन, जो मसूल शहर से बनता है। और 17वीं शताब्दी में इनको बंगाल से, हमारे भारत के बंगाल से इसको आयात किया जाता था और उसके बाद में इसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में इसको खुद वो निर्माण करने लगे थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आपका क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, ये आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन पे यहाँ पे बताया जा रहा है, उस प्राचीन महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट विभाजित हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन ए में है पेंजिया, ऑप्शन बी में है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी पे है कोलंबिया, ऑप्शन डी पे है लारेसिया। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बी है आंसर। तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब हमारे पास जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड इसका आंसर है। दैट मीन्स हमें याद रखना पड़ेगा कि जो प्राचीन महाद्वीप जो था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, जहाँ से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का विभाजित हुआ था। तो यहाँ पे इसके कुछ स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन भी है। तो गोंडवाना लैंड एक महाद्वीप था जो न्योप्रोजोजिक से कार्बोनिफेरस तक अस्तित्व में आया था। न्योप्रोजोजिक जो एक एज का नाम था, तो उसमें कार्बोनिफेरस तक अस्तित्व में, ये कार्बोनिफेरस भी एक एज का नाम है। तो उस समय इसका अस्तित्व था और कार्बोनिफेरस के दौरान यह यूरो अमेरिक के साथ विलय कर दिया गया ताकि पेंजे नामक एक बड़े महाद्वीप का निर्माण किया जा सके। और थर्ड में बताया जा रहा है कि गोंडवाना और पेंजे धीरे धीरे मोसोजोइक युग के दौरान टूट गए, दोनों टूटने लगे थे। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है अब देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रहा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन में बताया जा रहा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण मंच है जो भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि 7वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों को निरंतर नेतृत्व केंद्रित करने और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर बनाने के उद्देश्य से भारत और USA में DTTI बैठक सालाना 2 बार आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 में केवल
2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 3 सही है, और ऑप्शन डी में बचा है कि सब सच है। तो देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन यहाँ पे है डी है, यानी सब सच है, तीनों कथन सही है। और यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण मंच है जो भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद होता है। और दूसरा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी भारत व्यापार संबंधों को विस्तार में सहविकास और सहउत्पादन के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग से तकनीकी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना, पारंपरिक खरीदार विक्रेता से दूर जाकर भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को याद रखना है। ये हर कोई एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये रहा 5th क्वेश्चन। जो 5th क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा नवीनतम है? तो यहाँ पे जो घटनाएं बताए हैं, 4 घटनाएं आपको बताए गए हैं, इनमें से कौन सा नवीनतम है, यानी कौन सा नया है, सबसे बाद में हुआ है, वो आपको बताना है। तो पहला वाला है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, एक ये बताया है घटना। दूसरा जो घटनाक्रम है, उसमें दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण को लिखा। और थर्ड में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा। और फोर्थ में बताया कि सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने। तो इनमें से कौन सा घटना है जो सबसे बाद में हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर है सी। तो सी में क्या है? सी में यहाँ पे बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, ये सबसे बाद में हुआ था। तो देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। और यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और नील दर्पण 1860 में लिखे गए थे। और इसमें थर्ड में बताया कि आनंद मठ 1882 में लिखा गया था। और इसमें फोर्थ में बताया जा रहा है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है आपके, जो 5 क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसके एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन। तो 6th वाले क्वेश्चन में बताया कि उस रोबोट का नाम बताएं जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला अभिनव चैंपियन बन गया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है एक्टरॉइड, उसको बताया जा रहा है कि SIT। और सेकेंड वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है, उसमें रोबोथेशियन है। और थर्ड में अब हमारा जो सी वाला ऑप्शन है NAO। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यानी डी वाला ऑप्शन है सोफिया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डी यानी सोफिया है इसका आंसर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सोफिया एक सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। इस सोफिया के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। और बताया जा रहा है यहाँ पे यह 50 से अधिक चेहरे के भाव जो होते हैं उसको प्रदर्शित करने में सक्षम है। और थर्ड में बताया किसी भी देश के नागरिकता प्राप्त करने वाली सोफिया पहली एक रोबोट बनी है। एंड इसमें जो फोर्थ वाला एक्सप्लेनेशन उसमें बताया नवंबर 2017 में सोफिया को UNDP का पहला अभिनव चैंपियन का खिताब दिया गया था। तो ये सारे जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आइए चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो किस भारतीय राज्य का या संघ शासित प्रदेश में गलाथिया नेशनल पार्क स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एंड सी ऑप्शन है यहाँ पे लक्षद्वीप। ये नहीं, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, लक्षद्वीप। एंड इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है केरल। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे बी यानी जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वो आंसर सही आंसर है। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका पूरा लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड सेकेंड में गलाथिया और कैंपबेल बे नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की गठन करता है। यानी जो वहाँ पे जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक तो है गलाथिया और दूसरा उसके साथ आता है कैंपबेल वे नेशनल पार्क। और इसमें थर्ड एक्सप्लेनेशन में विशालकाय डाकू केकड़ा, मेगापोड और निकोबार कबूतर यहाँ पाए गए कुछ स्थानीय जीवों में से है। तो इनमें कुछ स्थानीय जीव के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो गलाथिया नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं 8वां क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। तो यहाँ पे कुछ राज्य के नाम बताए जा रहे हैं और कुछ भौगोलिक संकेत के बारे में बताए जा रहे हैं। तो पहला वाला बताया कि जम्मू और कश्मीर और इसमें बताया पश्मीना शाल। और सेकेंड वाला में हिमाचल प्रदेश, ये है कुल्लू शॉल। एंड थर्ड वाले में है नागालैंड, इसमें है चकसेंग शॉल। एंड फोर्थ में है केरल में जो बलरामपुरम साड़ी है। तो ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है या जोड़े सही है, यानी मल्टीपल सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में है केवल 3 सही है और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 सारे सही है। तो आइए देखते हैं आंसर है डी, यानी सारे सबके सब सही है, ये सारे सही है। तो इसके बारे में कोई इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप लोग ये बस याद रखना है। और इसके बारे में एक अलग सा वीडियो मैं आप लोगों को बना के देने वाला हूँ। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है उस वीडियो को बनाना चाहिए नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। जो 9वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि उस RNA वायरस का नाम दें जो हाल ही में अपने परिसंचरण के लिए समाचार में और मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ के माध्यम से फैला था। यानी ये जो RNA जो वायरस है, ये वायरस क्या है, अभी हाल ही में काफ़ी परिसंचरण में था, यानी काफ़ी वायरल हो गया था ये और संक्रमित हुआ था और ये समाचार में था। और ये मुख्य रूप से किससे फैलता है, ये चमगादड़ों से, जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं उनसे फैलता है। तो इस वायरस का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए में निपा, ऑप्शन बी में H1N1 और ऑप्शन सी में है HIV वायरस एंड ऑप्शन डी में है हर्पीज नाम का एक वायरस है। तो आइए देखते हैं आंसर में है ए, यानी निपा वायरस है। और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि निपा वायरस जीनस जो है निपा वायरस में RNA वायरस का एक प्रकार है, यानी ये RNA वायरस का एक प्रकार है जिसका पूरा नाम है निपा वायरस। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बताया कि मई 2018 में इस बीमारी के फैलने के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य जो केरल में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई। इस रोग को पहली बार मलेशिया में पहचाना गया था। निपा का जो नाम है मलेशिया के एक गांव सुंगोई निपा से लिया गया है और मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति सूअर और फल खाने वाले चमगादड़ से ये संक्रमित होता है। ये सारे डिटेल निपा वायरस के बारे में यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 9 में है। और अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किस वर्ष भारत नेपाल संधि और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आई एम सॉरी, कुछ गले के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1950, ऑप्शन सी में है यहाँ पे 1965 एंड ऑप्शन डी में है 1975। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, यानी 1950। तो यहाँ पे जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, यहाँ पे बताया कि शांति और मित्रता की 1950 भारत नेपाल संधि, जिसे भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच शांति और मित्रता की संधि भी कहा जाता है। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बताया कि नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षर किया गया था। संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार संधि लागू हुई और संधि के अनुसार लोगों और वस्तुओं का
दोनों देशों के बीच स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति है और रक्षा और विदेश नीति के मामले पर घनिष्ठ संबंध और सहयोग स्थापित किया गया था। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है हमारे जो 10वें क्वेश्चन है उसके, और आशा रखता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, यानी कोई भी प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये आपके लिए सही रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। और कोई इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है या कोई गलत नज़र आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।